रोहित जैसे जैसे उस कॉरिडोर में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, उसको कुछ मनहूसियत सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। लेकिन अभी उसे वॉशरूम जाना था। कुछ समय से वो परेशान भी था। हॉस्पिटल है, जाहिर बात है कि कोई अपना सगा संबंधी एडमिट होगा। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर जाता है, अचानक से उसको वहां पर फर्श पर बाल ही बाल बिखरे हुए नजर आते हैं। ना सिर्फ बाल, बल्कि मांस के लोथड़े भी। जैसे ही वो इसको देखता है, वो बाहर भागने की करता है, लेकिन बाहर उससे भी खौफनाक कुछ उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन रोहित, जैसा मैंने कहा कि हॉस्पिटल आया क्यों और किससे हुआ उसका सामना, और ये हॉस्पिटल कहाँ का हॉस्पिटल है, शुरू करते हैं ये सब आज के किस्से में। लेकिन उससे पहले नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको किस्सा। खैर, जैसा मैंने कहा कि रोहित रोहित बेसिकली दिल्ली का रहने वाला है। अब उसकी परवरिश भी दिल्ली में हुई है। हालांकि जन्म उसका उत्तर प्रदेश के गांव में हुआ था, जहां उसके दादा दादी रहते थे। अब जब रोहित अपना कॉलेज वगैरह सब कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद सोचता है कि भाई जॉब वगैरह शुरू हो जाएगी। देन उसके बाद फिर कहाँ मिलना होगा दादा दादी से। कोई फंक्शन हुआ, कोई पार्टी हुई, तभी वो आएंगे, हम कहीं जाएंगे, अदरवाइज अब मुश्किल से मिलना होगा। तो मैं क्यों ना ऐसा करता हूँ कि दादा दादी को एक बार मिल आता हूँ, 10-15 दिन वहाँ पर रहूँगा, थोड़ा सा गाँव का वातावरण भी होगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। ये सोच के रोहित अपने गांव चले जाता है। गांव जाके वो काफ़ी खुश था। बेसिकली वो तकरीबन लगभग 6 साल बाद गांव आया था। जब से उसकी हायर एजुकेशन शुरू हुई थी, तब से तो उसने गांव का मुख देखा भी नहीं था, और ना ही दादा दादी का। फ़ोन पर बात होती थी, लेकिन मिलना अलग ही एक मिलने का दादा दादी से एक मज़ा होता है। खैर, अब जैसे पोता आए तो दादा दादी स्वागत ना करें, खूब स्वागत होता है और बड़े अच्छे से खान पीन सब कुछ चल रहा था। दादाजी वैसे तो काफ़ी, उनकी सेहत अच्छी है, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं। लेकिन एक रात रोहित का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खटखटाती है उनकी दादी। वो बड़ी घबराई हुई थी और पूछते हैं कि क्या हुआ दादी, क्या आप इतना घबराई हो? तो वो कहते हैं कि दादाजी के सीने में काफ़ी दर्द हो रहा, जरा देखना। अब जब रोहित जाता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा पसीने आ रहे थे, जो एक इस चीज़ की निशानी थी कि हो सकता है कि हार्ट में प्रॉब्लम हो। अब रोहित गाड़ी पर आया था, आनन फानन में जल्दी से उनको गाड़ी में बिठाते हैं और पास के कस्बे में हॉस्पिटल में उनको लेकर जाया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वो भी हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हमें समस्या ज़्यादा लग रही है, तो आप इन्हें दिल्ली ले जाइए, यानी कि बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। और दिल्ली का रास्ता तकरीबन वहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास था। अब जल्दी से एम्बुलेंस की जाती है और एम्बुलेंस में दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में उनको लेकर आया जाता है। पहले से ही माता पिता को इन्फॉर्म कर दिया था और पहले से ही सब तैयारियां थी। और जैसे ही हॉस्पिटल में आते हैं, उनको आईसीयू में लेकर जाया जाता है। देन उसके बाद जब सारी जांच होती है तो ओटी में उनका ऑपरेशन होता है, बाईपास सर्जरी होती है। गनीमत रही कि टाइम के रहते हुए उनको लेकर आया गया और उनकी जान बच गई। लेकिन यहाँ से एक सिलसिला शुरू होता है। सिलसिला शुरू होता है खौफ का। सिलसिला शुरू होता है ऐसी हकीकत का जिसके बारे में रोहित ने कभी सोचा तक नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि उसकी परवरिश दिल्ली में हुई, आज तक दिल्ली में, या अपने दादा दादी के पास न रहने की वजह से जो फोक स्टोरीज होती हैं, जो अर्बन लेजेंड्स होते हैं, कभी उनके बारे में सुना नहीं, भूतों प्रेतों की कहानियों से दूर रहे। इसकी वजह से रोहित ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी रोहित का इन बातों पर विश्वास रहा। सो अब जब हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी हो जाती है, देन उसके बाद डॉक्टरों की ये थी कि ये डिस्चार्ज तो जल्दी होने नहीं वाले, इनको टाइम लगेगा। दिक्कत ये थी कि दादी की तबीयत भी कुछ ज़्यादा ख़राब रहती थी, वो पहले से ख़राब रहती थी। और जो इनके माता पिता थे, इनकी बेसिकली दोनों जॉब करते थे और इनके पिता की तो काफ़ी हार्डकोर जॉब थी। रात को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आते थे और माँ भी है जो 6 बजे के आसपास आती थी, तो थक जाते थे। अब यानी कि सारा जो कार्यभार है वो पड़ गया रोहित के सर कि भाई अब जितने दिन हैं वो तो रोहित ही हॉस्पिटल में रहेगा। हालांकि रोहित को इस बात की कोई
प्रॉब्लम नहीं थी, समस्या नहीं थी। वो तो खुश हो रहा था कि चलो इसी बहाने दादाजी की सेवा करने का मौका मिला। हालांकि वो चाहता था कि ये गांव में सब कुछ सेवा होती, लेकिन अभी डिस्चार्ज होने का कुछ ऐसा था नहीं। हफ्ता भी लग सकता था, 10 दिन भी लग सकते थे। खैर अब दादाजी धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे और तकरीबन रात के समय में इनके जब पिता आ जाते तो ये कुछ समय के लिए घर चले जाता। कभी कुछ समय के लिए इनकी माता भी रहती, कुछ समय के लिए दादी भी बैठ जाती। तो ऐसे मिल बांट के काम चल रहा था। लेकिन ज़्यादा समय, यानी कि तकरीबन दिन का सारा समय और रात का भी 4 या 5 घंटे छोड़कर ये सारा समय हॉस्पिटल में रहते थे। अब जब इनकी बाईपास सर्जरी हुई तो इनके दादाजी को एक समस्या आ गई। दस्त नहीं कह सकते, लेकिन इनको टॉयलेट ये काफ़ी बार जा रहे थे। अब शायद ये सिलसिला वहीं से शुरू होता है। जो ये हॉस्पिटल है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, दिल्ली में वैसे भी काफ़ी बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल का एक बदनाम कॉरिडोर है और वो शायद बंद पड़ा है, जिसके बारे में रोहित को पता नहीं था। कुछ रात के 2 बजे का समय होता है। अचानक रोहित की जाग खुलती है। उसने वॉशरूम जाना था तो वो देखता है कि उसके दादाजी वॉशरूम गए हैं। तो वो सोचता है कि चलो परेशान क्या करना, मैं जो कॉमन वॉशरूम्स वगैरह होते हैं हॉस्पिटल में वहाँ पर जाता हूँ। और ये रूम से बाहर निकलता है और आए बाएं देखता है कि काफ़ी शांति थी, क्योंकि रात के समय था। जो भी थे पेशेंट्स, जो ओपीडी वाले होते हैं वो तो रात के समय में आते नहीं, और जो एडमिट होते हैं वो अपने अपने रूम में होते हैं। तो तकरीबन सारा कॉरिडोर वो खाली था। जो सपोर्टिंग स्टाफ था उनसे ये पूछने लग पड़ता है कि भाई कुछ आसपास है, कोई कॉमन वॉशरूम है कोई आसपास। तो वो इशारे से बता देते हैं कि यहाँ चल के लेफ़्ट चले जाना, लेफ़्ट जाके ऊपर की तरफ चले जाना। अब शायद रोहित थोड़ी बहुत नींद में था और वो लेफ़्ट जाने की बजाय राइट चले जाता है। राइट जाता है, लंबा कॉरिडोर था। आगे बढ़ते बढ़ते उसको फिर राइट में एक सीढ़ियाँ नज़र आती है। उसको लगता है कि शायद यहाँ से ऊपर जाना है, तो वो उस तरफ ऊपर चले जाता है। जैसा मैंने कहा, ये वही बदनाम कॉरिडोर था जो यूज़ में नहीं था। कुछ कारण तो रहे होंगे। अब रोहित धीरे धीरे उस कॉरिडोर की तरफ जब जाता है तो उसको काफ़ी अजीब लगता है। ये कॉरिडोर बाकी सारे हॉस्पिटल की तरह सजा हुआ नहीं था, डेकोरेटेड नहीं था। ऐसे जैसे मानो कि कोई वो अबेंडेड बिल्डिंग में आ गया। उसको लगता है कि गलत जगह पे तो नहीं होगा, लेकिन उसको बिल्कुल कोने में लास्ट में नजर आता है वॉशरूम और उसका साइन बना होता है। उसको लगता है भाई मैंने वॉशरूम ही जाना है। अब वो कॉरिडोर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये पहला दिन था जब ये उस कॉरिडोर में जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो कॉरिडोर में आगे बढ़ता जा रहा था उसको ऐसे महसूस हो रहा था कि उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, उसको चलने में समस्या आ रही है, पता नहीं कितना भार उसके शरीर पर है। लेकिन जैसे तैसे जब वो वॉशरूम में पहुंचता है, और वॉशरूम वो क्लीन थे, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ मतलब गंदे होंगे या कुछ ऐसा होगा, बनिस्पत कॉरिडोर। खैर ये वॉशरूम जाता है और जब टॉयलेट करने बैठता है तो अब जो कुछ टॉयलेट होते हैं जिनके नीचे थोड़ी सी स्पेस होती है। अब ना इसको ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोग जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन उनके चलने की आवाज़ नहीं है, परछाइयाँ आ रही हैं। अब रोहित को लगता है कि भाई जब मैं इस कॉरिडोर में आया, ना बंदा ना बंदे की जात, वॉशरूम भी बिल्कुल खाली, ऐसा क्या है कि मेरे आने के बाद ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनके चलने की आवाज़ कुछ नहीं आ रही। और हो सकता है कि शायद मेरे पीछे पीछे आ गए हों कि भाई जैसे कोई होता ना कि हमारे तो वैसे भी भेड़ चाल होती है, एक आदमी एक जगह जाता है सारी जनता उधर चली जाती है। खैर रोहित ने कुछ ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सोचा नहीं, वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है। अब जब वो वॉशरूम से बाहर आता है वो एक चीज़ नोटिस करता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, अगर कोई हॉस्पिटल गया होगा तो हॉस्पिटल की जो छत होती है सीलिंग में लाइट्स लाइन वाइज लगी होती हैं। वॉशरूम का भी ऐसा ही होता है। जैसे जैसे जो रोहित है वो बढ़ता जा रहा था आगे आगे, उसके पीछे की जो लाइट है वो फ्लिक करना शुरू हो रही थी। अब जैसे ही रोहित रुकता, उसको लगता कि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, लाइनिंग प्रॉब्लम होगी, तो वो धीरे धीरे आगे खुद ब खुद बढ़ेगी, मेरे चलने से कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। लेकिन रोहित रुक गया। वैसे ही जो उसके पीछे की जो लाइट्स थी वो तो फ्लिक कर रही थी, लेकिन आगे की लाइट स्टेबल थी। अब रोहित सोचता है कि शायद कुछ होगी टेक्निकल प्रॉब्लम। फिर रोहित कुछ कदम बढ़ाता है। जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाता है तो उसके जो पीछे वाली लाइट थी जो उसको पार कर चुका था वो भी फ्लिक करना शुरू हो गई। रोहित को इस चीज़ के सोच के अजीब लगता है। अब वो थोड़ा दिमाग लगाता है और कुछ कदम पीछे जाता है। जैसे ही वो पीछे जाता है कुछ कदम, तो उसको फिर जो लाइट फ्लिक कर रही थी वो स्टेबल हो गई थी।
रोहित को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगती है और वो थोड़ा सा डरता तो है, लेकिन वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता और धीरे धीरे लाइट्स की तरफ ध्यान दिए बिना नीचे सर किए आगे की ओर बढ़ जाता है और अपने रूम में आ जाता है जहाँ पर इनके दादा एडमिट थे। वो देखता है कि दादा इनको बड़े आराम से बैठे हुए हैं और कह रहे थे कि कहाँ गया था बेटा। तो ये कहता है कि वो आप टॉयलेट गए थे ना, तो मुझे टॉयलेट जाना था, तो फिर मैं दूसरा वो कॉमन वॉशरूम में चला गया। खैर बात यहीं पर रफा दफा हो जाती है। लेकिन जो बात थी वो तो रफा दफा हो चुकी थी, लेकिन जो रोहित शायद अपने साथ ले आया था वो रफा दफा नहीं हुआ था। अब रात के समय में रोहित जब सोने की कोशिश कर रहा था, एक छोटा सा कंबल था जो उसने ओढ़ा हुआ था। वो सो रहा था और अचानक से उसको महसूस होता है कि कोई उसका कंबल खींच रहा है। उसको लगता है कि कोई नर्स वगैरह या कोई सपोर्टिंग स्टाफ ना आके मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो आँख खोलता है तो वो देखता है कि कोई है ही नहीं। मतलब तो फिर ये कंबल कौन खींच रहा है? कोई चूहा वगैरह तो नहीं आ गया? तो ये इधर उधर भी देखता है, दादाजी की तरफ गौर से देखता है तो दादाजी तो बिल्कुल आराम से सो रहे थे। खैर ये सोचता है कि हो सकता है कि मुझे गलती लगी हो। कई बार होता है ना कि पैर अपना दूसरा पैर ही खींच लेता है, आगे करते हैं तो लगाता है कि वो चीज़ ने खींचा। ये सोच के रोहित सो जाता है फिर से। अब कुछ समय बाद अचानक से उसकी जाग खुलती है, क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके सीने पर कोई वेट है, भार है। जैसे ही वो देखता है उसके सीने पर कोई बैठा हुआ था। उसको साफ साफ नजर आ रहा था कि एक आदमी है जिसके यहाँ पर कट लगा हुआ है। उसके सर के बाल जैसे किसी ने उखाड़े हैं और वो उसके बैठा हुआ देख के हंस रहा है। रोहित की तो चीख तक नहीं निकल पा रही थी, उसकी चीख छोड़ो आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। और वो धीरे धीरे नीचे होता है, लेकिन उसके उठने के बावजूद उसकी छाती पर रोहित की वैसे ही भार पड़ा हुआ था। और वो क्या करता है, कंबल पीछे करके उसको ऐसे नाखूनों से उसका जो शर्ट है उसको फाड़ देता है। अब जैसे ही होता है अचानक से रोहित की जाग खुलती है। वो पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो अपने आसपास का माहौल देखता है तो उसको लगता है कि शुक्र है ये सपना था। अब ये सब कुछ जब हो जाता है तो उसके बाद सुबह सुबह रोहित के पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई आज छुट्टी है रोहित, संडे है, तो ऐसा कर तू घर जाके आराम से नहा धो, रेस्ट कर वहाँ पे, और तू शाम को आ जाना। तो रोहित कहता है ठीक है। थोड़ा सा कल का सपना कुछ ऐसा उसको ना एग्जॉस्ट लग रहा था कि मैं शरीर उसका एग्जॉस्ट हो चुका है, तो वो थोड़ी सी रेस्ट भी करना चाहता था जो उसको हॉस्पिटल में हो नहीं रही थी जो रेस्ट। अब वो जाता है और घर जाके अपनी माँ को कहता है कि माँ कपड़े मुझे निकाल के दे दो तो मैं नहा लूँ, बड़ी देर हो गई अच्छे से नहाया नहीं, वहाँ पे वॉशरूम पे नहाने का दिल नहीं करता। तो उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, तू ये कपड़े मैं निकाल देती हूँ। अब रोहित अपनी शर्ट उतारता है और उसके बाद जैसे ही वो अपनी बनियान उतारता है उसकी माँ की तो देख के चीख निकल जाती है, ये क्या हुआ? तो रोहित कहता है जैसे ही वो अपने पेट की तरफ देखता है उसके पेट पर नाखून लगे हुए थे। वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, गहरे नाखून। लेकिन उसकी दर्द का एहसास तो रोहित को हो ही नहीं रहा था। और सबसे बड़ी बात, घाव बिल्कुल ताजा थे, देखने में लग रहे थे कि घाव बिल्कुल ताजा हैं, लेकिन खून की एक बूंद तक नहीं जो उसकी सफेद बनियान पर नजर आ जाए। यह देख के तो रोहित सकपका जाता है और उसकी माँ भी हैरान हो जाती है कि ये कैसे हो गया। वो कहती है जल्दी से बेटा पहले हॉस्पिटल चलते हैं, मुझे कहता है। रोहित कहता है पता नहीं माँ होगा कोई, मैंने ही मार दिए होंगे, मच्छर वगैरह होगा। वो चाहता था कि उसकी माँ डरे ना, लेकिन जब हॉस्पिटल में डॉक्टर को लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर भी काफी हैरान होते हैं कि भाई खून निकलना चाहिए और यहाँ पर तो बिल्कुल क्लोटिंग हुई हुई है, जैसे कि जख्म देखने में तो ताजा लग रहा है, लेकिन जब ब्लड को हाथ लगाते हो तो जब किसी को क्लोटिंग हो जाती है ना, खून जम जाता है, वैसा था। खैर वो कहते हैं कि ठीक है इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, तो उस हिसाब से उसको पट्टियां कर देते हैं और कहते हैं कि कुछ खास नहीं है, ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। अब जब उसकी माँ और रोहित वापिस आ रहे थे, माँ उसकी डरी लग रही थी, तो रोहित सोचता है कि चलो मैं थोड़ा बहुत बता दूं कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया था और सपने में मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने खुद को ही सोते नुकसान पहुंचा दिया। तो उनकी माँ से जब ये बात करते हैं तो उनकी माँ कहते हैं कि बेसिकली स्लीप पैरालिसिस होता है, मुझे लगता है कि शायद तूने ही गलती से अपने आप को ही नाखून मारती होंगे। खैर शायद ये दिलासा देने वाली बात थी खुद को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब रोहित घर वापस आ जाता है और वो सबसे ज़्यादा हैरान इस बात से था
कि जख्म होने के बावजूद उसको दर्द क्यों नहीं हो रहा। खैर, अब शाम का समय होता है और वो रोहित कह देता है अपने पापा को कि माँ को कि पापा को बताना मत, ऐसे चिंता करेंगे तो अभी दादाजी का क्या पता वो 3 4 5 6 दिन कितने लगेंगे, तो ऐसे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसकी माँ कहती चल ठीक है बेटा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना और कुछ भी हो तो हमें फ़ोन कर देना। खैर, अब रोहित शाम के समय में इनके जब फादर का फ़ोन आता है कि भाई तू आ जा, तो मैं जाता हूँ, तो फिर ये चले जाते हैं हॉस्पिटल दोबारा। अब जब ये दोबारा हॉस्पिटल जाते हैं तो दादाजी को देख के खुश होते हैं कि पहले से कुछ रिकवर कर रहे थे, सुबह के बनस्पत भी शाम तक जो इनकी तबीयत है कुछ ज़्यादा ठीक थी। अब शाम के समय में ये दादाजी से खूब बातें करते हैं, दादी जी भी साथ आई हुई थी इनके पिताजी के, और वो फिर वापस चली जाती हैं। धीरे धीरे तबीयत में सुधार होने की वजह से रोहित को भी थोड़ी सी तसल्ली हो रही थी, लेकिन ये बातें थी शाम तक की। अब जैसे जैसे रात अपना साम्राज्य स्थापित करती जा रही थी, वैसे वैसे रोहित को पता नहीं कैसा कुछ मनहूसियत का एहसास हो रहा था कि जैसे वो कुछ खो रहा है, जैसे कुछ नुकसान होगा, जैसे कुछ बड़ी दुखद घटना सुनने को मिलेगी, ऐसा कुछ उसको कई बार दिल घबराता है ना, वैसा उसको महसूस होता है, और जो उसके चेहरे से साफ तौर पर नजर आ रहा था। अब उसके दादा ये पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तो रोहित थोड़ी बहुत बात तो छेड़ता है कि दादा कुछ नहीं, मुझे सपना आया था रात को ऐसा ऐसा, ये स्लीप पैरालिसिस है। तो दादा उसके थोड़े से टेंस हो जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारे शहर वालों की बातें होता होगा, लेकिन तुम्हें अगर कुछ नज़र आया है तो फिर मुझे लगता है कि कोई ना कोई समस्या है। एक काम करो, तुम इनसे ना बात करो कि रूम जो है वो चेंज कर दो, मुझे भी ना इस रूम में कुछ अजीब सी घुटन महसूस होती है। तो ये कहते हैं रोहित की दादाजी पिछले दिनों में तो आपने कुछ ऐसा बोला नहीं। दादा कहते हैं पिछले दिनों में अगर कुछ होता तो मैं कहता मुझे कल रात से समस्या हो रही है। खैर, अब ये बात रोहित सुनता है तो वो हल्के में लेता है कि भैया मैं रूम की बात करूंगा, सब शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ये रूम। फिर रात आती है और रोहित वॉशरूम जाना चाहता है, लेकिन उसके दादाजी वॉशरूम में था। अब रोहित का जो फिर रह दे के वो रोहित उसी कॉरिडोर में जाने की सोचता है। अब रोहित धीरे धीरे उस कॉरिडोर की तरफ जाना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर के गलियारे में कदम रखता है, अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था उसको महसूस हो रहा था कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। अजीब सी घुटन, अजीब सा भारापन उसको महसूस हो रहा था। रोहित ये सोच रहा था कि यार यहाँ पर आके ही मुझे समस्या क्यों होती है, क्या यहाँ की जो दशा है उसकी वजह से मुझे कुछ नेगेटिव महसूस हो रहा है, या फिर बस वैसे ही कई बार कुछ सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाती किसी लोकेशन के साथ। खैर रोहित ज़्यादा सोचता नहीं, क्योंकि वो कुछ जल्दी में था, आप समझ गए होंगे। रोहित आगे आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन जब आगे बढ़ रहा था उसकी स्पीड जो है वो चलने की फास्ट होनी चाहिए थी, बट उसकी जो स्पीड है वो चलने की स्लो होती जा रही थी। जैसा मैंने कहा कि एक अजीब सा भारापन उसको महसूस हो रहा था। खैर, अब वो जब आगे दोबारा वॉशरूम में जाता है और जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है वो तो सन का सन रह जाता है। सारे का सारा फर्श बालों से घिरा पड़ा था, ना ही सिर्फ बाल थे बल्कि मांस के लोथड़े भी थे। आज रोहित बेहद डर चुका था, क्योंकि बाल हो तो समझ में आता है, लेकिन उसके साथ मांस के लोथड़े, ये कुछ अजीब बात थी। रोहित डर जाता है, हालांकि प्रेशर की वजह से वो जल्दी से दूसरे वाले कैबिन में जाता है और वहां पर फारिग होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बैठता है उसको नीचे से फिर परछाइयां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। रोहित फिर सोचता है कल जैसे कि पता नहीं यार ये मुझे फिनोमिना समझ नहीं आ रहा, लेकिन खैर जल्दी से वो फारिग होता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसको परछाइयां नजर नहीं आ रही थी, उसको नजर आ रहे थे लोग। वो सभी के सभी लोग, आप में से देखा होगा कईयों ने, ओटी का एक स्पेशल कॉस्ट्यूम होता है, कॉस्ट्यूम नहीं कह सकते, पहरावा होता है, मतलब यहाँ तक जो होते हैं वो सीधे का सीधा एक गाउन जैसा तो नहीं कह सकते, मुझे उसका नाम नहीं याद। जैसे पिछली बार मैंने कहा था किस्से में, मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन डॉक्टर का जो ब्लेजर होता है, तो एक भाई ने करेक्ट किया था कि ब्लेजर नहीं कहते उसको, पर्टिकुलरली को नाम लेते हैं। तो मैंने ब्लेजर के एज अ रेफरेंस लिया था कि भाई मुझे टेक्निकल भाषा का नहीं पता, लेकिन होता मतलब ब्लेजर टाइप है। तो ऐसी जो आपको पता होगा, खासकर वही भाई को, शायद वो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, और हमारे एक डॉक्टर साहब भी हैं, हमारे मेंबर भी है, आप भी बता देना जो ओटी में पहरावा होता है उसको क्या कहते हैं, मुझे उसके बारे में पता नहीं।
सभी के सभी उसी पहरावे में खड़े, बिल्कुल सफेद चेहरे, जैसे मानो काटो तो खून नहीं, और इसकी तरफ घूर घूर के सिर्फ एक ही दिशा में देख रहे थे। अब ये हैरान होता है कि भाई ये इतने लोग इतने कम समय में कहां से आ गए और ये मुझे कैसे घूर रहे हैं। धीरे धीरे वो वॉशरूम से बचता बचाता बाहर जाता है कि भाई मेरा यहाँ से बाहर जाना है, ठीक है, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, ये कुछ खास लोगों के लिए वॉशरूम तो नहीं है। खैर जब ये कॉरिडोर में देखता है तो देखता है कॉरिडोर में भीड़ लगी हुई थी, सभी के सभी इसकी तरफ देख रहे थे। अब ये डर जाता है, ये सोचता है कि भाई मैंने कौन सी गलती कर दी, कौन सा गुनाह कर दिया, मुझे तो खुद नहीं पता। बड़ा वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और उसको काफी भारीपन महसूस हो रहा था। धीरे 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 वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, कल वाला फिनोमिना फिर से होता जा रहा था। जैसे वो आगे बढ़ता, लाइट फ्लिक करती, अब वो सारे उसको जैसे घूर घूर के देख रहे थे और उन सब में से बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी अजीब सी। कईयों के ड्रेस पर खून के दाग भी थे और धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, उसको जो वो चेहरे थे वो और भयानक नजर आ रहे थे। कईयों के कट लगे हुए थे, कईयों के टांके लगे हुए थे जैसे ऑपरेट हुआ होता है, कईयों की यहाँ से कट लगे हुए थे, कईयों के बाजू नहीं थे, कईयों के हाथ नहीं थे, कईयों की टांगे तक नहीं थी, वो एक ही टांग पर खड़े थे। रोहित अब समझ चुका था कि ये जगह ठीक नहीं है। वो अपनी पूरी जान लगा के उस कॉरिडोर से भागता है और तौबा कर लेता है कि भाई जो मर्जी हो जाए मैं इस कॉरिडोर में नहीं आऊंगा। अब जब वो जाता है और रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि उसके दादाजी इंतजार फिर कल जैसे कर रहे थे। तो वो बताता है कि हाँ मैं वॉशरूम में गया था, लेकिन दादाजी उसके कहते हैं कि बेटा तू इतना घबरा क्यों रहा है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। वो सोचता है कि भाई दादाजी को बताऊंगा टेंशन लेंगे, पहले ही ऑपरेट हुआ। तो वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं दादाजी वैसे ही। खैर अब वो कहता है कि चलो दादाजी रात काफ़ी होगी, सोते हैं। रात को जब ये सो रहे थे, इसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके दादाजी ना करा रहे हैं, जैसे कोई चीज़, इनको ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक जैसे ही वो अपना कंबल पीछे हटा के देखता है तो इनके दादाजी पर तो पूरी तरह से कंबल जैसे किसी कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल डेड बॉडी पर पड़ा होता है वैसे था। ये देखते हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ था, ठीक वही जैसे कल कट लगा था और उसकी बाल जैसे किसी ने नोचे हों, और उसने दादाजी की टांगों को पकड़ा हुआ था और दबा रहा था। अब दादाजी की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, वो हिल रहे थे और वो धीरे 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 इनकी तरफ देखता है, रोहित की तरफ, और सर टेढ़ा करके हंसने लग पड़ता है। जैसे ही वो ये देखता है नज़ारा, अचानक से उसकी दोबारा से जाग खुलती है और वो देखता है कि उसके दादाजी करा जरूर रहे हैं लेकिन आसपास कोई नहीं है। खैर अब ये कहता है कि क्या हुआ दादाजी। कहते पता नहीं बेटा, मैं सो रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा ना बॉडी बहुत, शरीर बहुत दर्द कर रहा है। खैर सोचता है कि शायद मतलब होगा कोई मेडिसिन वगैरह की वजह से होगा। तो वो जल्दी से नर्स को बुलाता है, नर्स चेक करती है कि हाँ कोई बात नहीं है, आप आराम कीजिए। उसके बाद अभी नर्स चेक कर रही होती है, ये जल्दी से अंदर जाता है, वॉशरूम जाता है। वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, इसकी तो चीखें निकलने लग पड़ती हैं, क्योंकि इसको क्या नज़र आता है कि पहला तो जो सारे का सारा वॉशरूम सा है वो खून से सना हुआ था और कमोड पर उसी आदमी का सर पड़ा हुआ था और वो ऐसे इसको देख के मुस्कुरा रहा था। एक बार में तो नर्स भी पूरी तरीके से डर जाती है और कहती क्या हुआ क्या हुआ, ये देखो ये देखो। जब नर्स देखते वॉशरूम तो बिल्कुल साफ, कुछ नहीं था वहां पे। वो कहती कि पागल हो गए हो क्या, डराओगे, हार्ट पेशेंट आपके दादाजी, मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है तो उनका क्या हाल होगा। वो कहता नहीं कुछ कुछ तो गड़बड़ है, आप ऐसा कीजिए, हमें रूम चेंज कर दीजिए। कहती है ऐसे थोड़ा रूम चेंज हो जाता है। अभी ये दोनों बातें कर रहे थे तो उनके दादाजी बहुत तेज कराने लग पड़ते हैं, मेरे पैर मेरे पैर। कहते क्या क्या हुआ। कहते मेरे पैरों के पास यानी कि एड़ियों के पास बहुत दर्द हो रही है बेटा। जल्दी से जब नर्स इनका जो पैजामा दादाजी का थोड़ा सा ऊपर करके देखती है तो ऐसे था जैसे कोई दो हाथों ने बहुत कस के उसकी शाप लगी हुई थी। अब नर्स को तो पता नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन दादाजी मेरी तरफ देख रहे थे और मैं दादाजी की तरफ। सबसे ज़्यादा तो इस बात का मुझे पता था क्योंकि मैंने तो सपने में देखा था कि वो
ऐसे करा रहे हैं और किसी ने उनकी टांगों को पकड़ा हुआ है। लेकिन वो छाप इस बात को बयां कर रहे थे कि इस रूम में कुछ ना कुछ तो है। अब दादाजी थोड़ा सा गुस्से हो रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें रूम चेंज करके दो। नर्स कहती है चलो मैं बात करती हूँ। 5 मिनट बाद नर्स आती है और वो कहती है कि रूम नहीं चेंज हो सकता, हमारे पास तो अवेलेबिलिटी नहीं रूम की। दादाजी थोड़ा सा बहसने लग पड़ते हैं, डॉक्टर भी आ जाते हैं। फिर रोहित खुद कहते हैं कि दादाजी कोई बात नहीं, रहने दो आप, डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि हम डिस्चार्ज कब हो सकते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि डिस्चार्ज होने में तो भी 2-3 दिन लगेंगे। तो रोहित कहता है कि सर हम यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, हमें अगर आपकी कोई दूसरी ब्रांच है हॉस्पिटल की तो वहाँ पर हमें शिफ्ट कर दीजिए। डॉक्टर मानते नहीं, कहते कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हम जब तक आप बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं होते हम आपको शिफ्ट नहीं कर सकते। खैर अब जब डॉक्टर चले जाते हैं तो रोहित उसी समय फ़ोन लगाते हैं अपने घर फ़ोन लगा के कहते हैं कि आप जल्दी से ये, आप समझिए कि इमरजेंसी है। इसके पिता जल्दी से आते हैं। फिर ये और दादाजी पहले तो ये सारी कहानी बताते हैं। विश्वास करते क्यों ना, क्योंकि वो जो पैर थे दादाजी के, टांगे थे, वो बयां कर रही थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। ऊपर से दादाजी ने भी कहा कि भाई मुझे भी 2-3 दिन से बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है और ये रूम भी चेंज नहीं करके दे रहे। अब ये पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इससे करता, क्यों नहीं करेंगे रूम चेंज। तो वो कहता है, रोहित कहता है फिर कि पिताजी बात ऐसी है, मुझे लगता है रूम चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण यह है कि जब से मैं उस कॉरिडोर में गया तो उसके बाद से ही ये समस्या आनी शुरू हुई है। अब हम जो मर्जी रूम चेंज कर लेंगे, यहाँ पर फ़ायदा कोई नहीं होगा। खैर पिताजी कहते हैं फिर अब क्या किया जाए। तो ये कहते हैं कि ऐसा करो, मुझे लगता है कि हमें हॉस्पिटल चेंज कर लेना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, आप इनसे बात कीजिए, कोई फरमाइश दिलवाइए, फरमाइश दिलवा के किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। और अगली सुबह इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पर ये 3-4 दिन रहे और 3-4 दिन में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं, बिल्कुल ठीक था। अब इनके दादाजी घर आ जाते हैं, धीरे धीरे रिकवर कर जाते हैं और उसके बाद फिर ये जो है बिल्कुल ठीक होकर दादाजी गांव वापस चले जाते हैं। ये भी कुछ दिन गांव रहते हैं। उसके बाद फिर ये नौकरी करने लग पड़ते हैं और इनकी जो नौकरी थी इत्तेफाक से मेडिकल कंपनी में लग जाती है। बेसिकली ये मेडिकल सर्जिकल में लगती है, सर्जिकल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं। अब जब सर्जिकल के इक्विपमेंट्स में काम कर रहे होते हैं, धीरे धीरे इनका जो काम अच्छा चल रहा होता है। फिर ये सोचते हैं कि क्यों ना अपना बिजनेस शुरू किया जाए, या सर्जिकल का अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। मतलब ये धीरे धीरे टाइमलाइन सालों में जा रही है, दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई किस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, उसका आपको पता लगेगा कारण। फिर जब इनका बिजनेस अच्छा इस्टेब्लिश चल रहा होता है तो नेचुरली बात है हॉस्पिटल से भी इनका लेन देन होता है, सब कुछ होता है। तो एक दिन ऐसे ही जो हॉस्पिटल था, वही हॉस्पिटल था, उसका कोई मतलब सुपरवाइजर या उसका कोई मैनेजर वगैरह जो है वो इनके पास आता है कि हाँ भी सर्जिकल का जो हमारी इक्विपमेंट्स है हमें बताइए, आप कोटेशन दीजिए। तो बातों बातों में बात होती है कि यार मेरे दादाजी भी ना आपके हॉस्पिटल में हुए थे एडमिट, बड़ी मतलब अच्छा तो किया हुआ था सारा, बट ना कुछ समस्या आई थी, पता नहीं आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो वो कहते हैं कि बताइए क्या हुआ। तो ये थोड़ी सी बात छेड़ते हैं। तो कहते हैं कहते हैं कौन से कॉरिडोर में? तो कहते हैं मुझे याद नहीं। कहते कॉरिडोर नंबर 4 तो नहीं था? कहते भाई मुझे नहीं, अभी नंबर वगैरह तो नहीं याद, हाँ लेकिन इतना पता है कि वो अबेंडन टाइप कॉरिडोर। कहते हैं अच्छा आप वहाँ पे गए थे? तो कहते हैं हाँ। कहते लेकिन वो तो कॉरिडोर पड़ा हुआ है बिल्कुल, मतलब बंद पड़ा, उसको तो यूज़ नहीं, और अब तो उसके गलियारे पे जो एंट्रेंस है वहाँ पर तो ईंट की दीवार भी खड़ी कर दी गई है ताकि कोई अंदर ना जा सके। तो कहते जब मैं मतलब सालों पहले की बात है तब तो कुछ नहीं था ऐसा। कहते हाँ हो सकता है उसके बाद कुछ समस्याएं वगैरह हुई होंगी और कर दिया। मुझे तो वैसे आए वहाँ पर कुछ ही साल हुए हैं अभी, लेकिन उस कॉरिडोर के बारे में कुछ बातें हैं, अब रहने दीजिए, आपसे भी क्या करनी है। आप कहते भाई मेरे साथ तो जो कुछ हुआ है मैं सब कुछ यकीन करने के लिए तैयार हूँ, बताओ तो सही हुआ क्या। कहते भाई कहा जाता है कि उस कॉरिडोर में भी एक ओटी था और एक आदमी है वो उसको लेकर आया गया था और उसके ना कट लगा था, कुछ चोट लगी थी और उसके ना लड़ाई हुई थी तो किसी ने बालों को ऐसे खींचा था, उसकी जो स्किन है वही बाहर आ गई थी, मतलब मांस जो है बालों समेत, बाल जो है मांस समेत आ गए थे। और वो बड़ा करारा था, बहुत ज़्यादा उसकी बुरी हालत थी। इससे पहले कि डॉक्टर अपना कुछ शुरू कर पाते, ऑपरेट कर पाते या ट्रीटमेंट शुरू कर पाते, तो उसकी डेथ होगी तड़फ के। अब
उसके बाद से वहाँ पर हादसे होने शुरू हो गए। उस हॉस्पिटल की जो रेशो हुई उसके बाद, डेथ रेशो, वो 100% थी उस ओटी में। उस ओटी में जितनी बार उसके बाद ऑपरेट हुए, कम से कम 25 से 30 ऑपरेट हुए, सबकी मौत हो गई। इवन कि सिंपल ऑपरेशन में भी, जैसे किडनी स्टोन है, उसका छोटा सा ऑपरेशन होता है 5-10 मिनट का, उसमें भी डेथ हो गई। किसी को समझ नहीं लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, हॉस्पिटल की बदनामी भी हो रही थी। तो फिर उन्होंने इस कॉरिडोर को बंद कर दिया। धीरे धीरे वो कॉरिडोर ऐसे ही सुनसान हो गया। कहा जाता है कि वहां पर उसी आदमी का प्रेत घूमता है, और जो लोग मर गए उसके बाद उनके प्रेत भी वहीं पर घूमते हैं। रोहित ने ये बात उसके साथ की ही नहीं थी कि उसको इतने प्रेत नजर आए, लेकिन वो इन बातों को मानने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने उन प्रेतों को देखा था उसी कॉरिडोर में। ना जाने कौन से उसने कर्म किए होंगे जिसकी वजह से वो बच गया उस दिन, नहीं तो शायद आज वो भी वहां पर उसी कॉरिडोर में प्रेत बनकर भटक रहा होता। खैर, अब तो पता नहीं क्या स्टेटस होगा। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, कह सकते हैं कि दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का किस्सा बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अब इस किस्से में जो हुआ वो अनजाने में हुआ। रोहित को उस कॉरिडोर के बारे में कुछ पता नहीं था। अगर पता होता तो वो बिल्कुल ना चाहता। लेकिन जो ये किस्सा है इंसान की एक ऐसी आदत का, एक ऐसी बुरी आदत का, जो बुरी नहीं कह सकते, कई जगह पे उसकी वजह से इंसान, जो हम आज विकास देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का, वो भी है, लेकिन उसके कारण जो विनाश हुआ है वो भी है। वो आदत है कि जिस काम को करने के लिए मना किया गया हो वो काम जानबूझकर करना। ऐसा ही किस्सा है विपिन कुमार का। विपिन कुमार एक फैक्ट्री में काम करते हैं। अब वो फैक्ट्री में जो उन्होंने घर जो लिया था वो थोड़ा सा दूर घर था, और मतलब रेंट भी ठीक ठाक था। लेकिन एक दिन अचानक मालिक इनको जवाब दे देता। अब इनको जो घर है वो ढूंढे से भी नहीं मिल रहा था। ये बहुत परेशान हो चुके थे कि भाई घर मिल नहीं रहा, और घर को खाली करने की तारीख नजर आती जा रही है, और अगर घर ना मिला तो मैं कैसे रहूंगा। अकेले रहते थे बेसिकली। जो घर मिल भी रहे थे वो इनके बजट से बाहर थे। अब ये जो काम इनका था, बड़ा परफेक्ट तरीके से काम करते थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, मैनेजर की, सुपरवाइजर की गुड बुक्स में से एक थे। लेकिन धीरे धीरे इनके काम में असर होना शुरू हो गया। अब ये थोड़ा सा रात को टेंशन होनी, लेट नींद आनी, सुबह थोड़ा सा लेट उठते थे, लेट आना शुरू हो गए। अब सुपरवाइजर थोड़े दिन तो नोट करता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब जब रूटीन होगी तो फिर वो एक बार उसको बुलाता है अपने ऑफिस में, और थोड़ा सा कहता है कि भाई क्या बात है, तू लेट क्यों आ रहा है विपिन? इतना अच्छा तू यार काम करता है, कुछ दिनों से कोई समस्या है तो बता, हम हल करते हैं। तो उस दिन गनीमत थी। उस दिन कह सकते हैं कि शायद इसकी किस्मत अच्छी थी, बुरी थी कह नहीं सकते, हो सकता है बुरी उसने खुद बना दी हो, कि जो फैक्ट्री के ओनर थे वो भी वहां पर थे बैठे, बात करनी होगी कुछ। तो वो सारी बातें सुन रहे थे, और वो कहता है कि साहब बात ऐसी है कि मुझे घर खाली करने के लिए कह दिया गया, और मुझे घर कोई मिल नहीं रहा, मुझे टेंशन बहुत है। अब घर नहीं मिला तो मैं कहाँ पर रहूँगा, और तारीख जो है वो तकरीबन रह गए हैं, 2-4 दिन रह गए हैं, और आसपास घर कोई नहीं मिल रहा। मिल भी रहा है इतना ऊपर रेट पे मिल रहा है, रेंट पे मिल रहा है कि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ तो क्या करूँ। मुझे तो लगा मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। अब सुपरवाइजर कहता है कि अरे कुछ नहीं है, देखते हैं, मैं कईयों से बात करता हूँ, कुछ लोगों से बात करता हूँ, और अगर कुछ हो पाएगा मैं तुझे बताता हूँ। ऐसा मन हारने की जरूरत नहीं, तो टेंशन फ्री होकर काम कर। अब जैसे ही वो जाता है तो सुपरवाइजर को मालिक पूछते हैं कि लड़का कैसा है? तो कहते हैं कि ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं कि मतलब काम वगैरह, कहते हैं भाई बहुत अच्छा सर काम करता है ये, मतलब कह सकते हैं कि फैक्ट्री में सबसे अच्छा है। तो कहते हैं इसका फिर घर अगर इसको ना मिला तो ये तो नौकरी छोड़ देगा। तो सुपरवाइजर कहता है नहीं सर, मैं ढूंढता हूँ, कोई मकान मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो
जो मालिक लोग होते हैं जिन्होंने संघर्ष किया था, उनको पता होता है कि गोली यानी कि लारे लगाने में और काम को करने में कितना डिफरेंस होता है। तो वो सीधा पूछते हैं कि भाई मेरी बात सुन, अगर कर सकता है तो बता। तो सुपरवाइजर अब इनको बोलने के तरीके से पता लग जाता है कि इंसान कितने कॉन्फिडेंस में बात कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता सुपरवाइजर की बातों से। कहते हैं काम कर, इसी फैक्ट्री थी ना, इस फैक्ट्री से कुछ 2 किलोमीटर दूर इन्होंने एक प्रॉपर्टी लेकर रखी थी, और वो प्रॉपर्टी थी सेट ऑफ हाउसेस, 4 से 5 घरों का एक सेट था। और वो बेसिकली इनकी नहीं थी, इनका पुराना घर था। पुराना घर के पास 3-4 क्वार्टर थे जहां पर इनके नौकर वगैरह रहते थे, और वो घर छोड़ चुके थे। और वो घर छोड़ने के बाद अपने ये महल जैसे मकानों में जा चुके थे, और इनके जो नौकर है वहां पर भी उनका अलग से क्वार्टर बन चुका था। इन्होंने वो जमीन को सेल नहीं किया क्योंकि ये उनकी पुश्तैनी जमीन थी। तो ये जो घर थे वो बंद पड़े हुए थे। वो कहता है कि बंदा विश्वास के लायक है। कहते हैं हाँ सर कोई बात नहीं। कहते हैं इसको बुला। तो वो उसको बुलाते हैं दोबारा से। तो मालिक पूछते हैं कि हाँ भाई नहीं मिलेगा घर तो फिर क्या करेगा। फिर कहते हैं कि सर फिर मजबूरी में मुझे फैक्ट्री छोड़ के कहीं और काम करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अगर घर मिल भी जाए और मिले भी फ्री में तो क्या करेगा। अब विपिन खुश हो जाता है कि भाई एक तो घर मिल रहा है, ऊपर से घर फ्री में मिल रहा है। कहते सर मैं अब आपने क्या बात कर दी है, तो बहुत अच्छी बात है। कहते चल एक काम कर, मेरे साथ तू चल। वो उसको गाड़ी में बैठाते हैं और ले जाते हैं उसी सेट ऑफ हाउसेस में। वहां पर एक बहुत बड़ा घर था जो खाली पड़ा था, बंद पड़ा था, पुराना था, मतलब आज से कुछ 100 से 150 साल पहले का बना था, जो इनके बाप दादा परदादा वगैरह का था। तो वो ऐसा नहीं था कि अब यहाँ पर कोई करंट जनरेशन रह पाए। उसके साथ एक 3 मंजिला मकान था, उसके साथ एक मंजिला मकान था जो उसके कुछ दूरी पर था, और ऐसे ही 1-2 और मकान थे जिनकी हालत कुछ खराब थी। लेकिन वो 3 मंजिला मकान था उसकी हालत बहुत अच्छी थी, और जो ये एक और मकान था जो इनको मिलने वाला था विपिन को, उसकी भी हालत अच्छी थी। अब ये कहते हैं कि भाई ये मकान है, तो जो चाबी है वो फ़ोन कर देते हैं किसी को कि भाई चाबी मंगवाओ, तो चाबी आ जाती है। तब तक चाबी खोल के दिखाते हैं, साफ सफाई खुद कर लेना, यहाँ पे तो रहेगा, डरेगा तो नहीं। तो कहते हैं सर डरने वाली क्या बात है। अरे बात यह है कि आसपास की लोकेलिटी कुछ नहीं है, तो पता है कि थोड़ा सा बाहर की तरफ है। कहता नहीं सर हमें किस चीज़ का डर है। खैर कहते ठीक है। अब ये सारा कहता है कि बेटा थोड़ा सा, उसके जो मालिक है वो बड़े दयालु स्वभाव के, तो बेटा एक काम करना है, तूने साफ सफाई करनी है। मुझे मतलब सुपरवाइजर ने तेरे बारे में बड़ी अच्छी एक तरह का फीडबैक दिया है। अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना अब ये सारी चीज़ें बड़ी खंडर हो रही हैं, अच्छे से साफ सफाई करा के जो मेरे विश्वास के बंदे हैं, जो अच्छे बंदे हैं, तो उनको मैं रहने के लिए दे दूं, ताकि घर भी हवादार रहेंगे, आना जाना भी होगा और प्रॉपर्टी भी ऐसी ही रहेगी। हाँ कहते सर मालिक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जब वो सामने देखते हैं ना, सामने के दरवाजे पे बहुत बड़ा ताला लगा था, बड़ा ताला, और उसको किसी जैसे गमछा होता है ना उससे बांधा हुआ था। उसके ऊपर भी कुछ काले रंग का लगा हुआ था, जैसे सील टाइप लगा हुआ था। तो ये कहते हैं कि मालिक वो भी साफ करना है मकान। तो मालिक उसकी तरफ देख के कहते हैं साफ नहीं करना, साफ करना तो दूर की बात, देखना तक नहीं है उस मकान को। इनको बड़ी हैरानी होती है कि मतलब देखना तक नहीं है। खैर अब ये सोचते हैं कि भाई मुझे क्या, अभी तो मकान मिल रहा है, कहीं गुस्से होकर मालिक कहते हैं चल तू साथ में जहां ढूंढना ढूंढ ले, इतने अगर सवाल जवाब करने कहते हैं ठीक है सर कोई बात। अब ये जाते हैं, साफ सफाई करनी शुरू करते हैं। एक तरह से घर के मालिक थे अब, क्योंकि कुछ ना रेंट देना था। अब जब तक ये फैक्ट्री में काम करेंगे ये यहीं पे रहेंगे। ऊपर से और हो गया कि भाई ठीक है मेरी वजह से कुछ और लोग भी आएंगे, तो एक छोटी सी सोसाइटी बन जाएगी, अच्छा होगा भाई, थोड़ा सा चहल पहल भी हो जाएगी। लेकिन एक बात इनके दिमाग में तो घूम रही थी कि मालिक ने उस मकान को देखने से भी मना किया। भाई देखने से क्या होता है, माना कि कुछ होगा, जैसे मैंने कहा ना कि क्यूरियोसिटी, कि जो नहीं करना वो करना ही करना है। अब क्या होता था कि ये रात के समय में जब आते थे तो खाना वगैरह खाने के बाद आसपास हरियाली थी, थोड़ा बहुत घूमना लग पड़ते थे। अब घूमते घूमते ये उस घर के दायरे में भी, दैनिक दायरे के आसपास उन्होंने जाना शुरू कर दिया। जब इन्होंने जाना शुरू किया तो इनको ना घर के अंदर से ठक 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 की आवाज आई, जैसे कि कोई अंदर से, अंदर की तरफ से कोई दरवाजे को पीट रहा है। ये सोचते हैं कि भाई घर तो खाली है,
यहाँ पर मेरी नॉलेज के हिसाब से कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से नहीं, बल्कि कई सालों से कुछ कोई नहीं रह रहा होगा। तो फिर ये अंदर से आवाज कहाँ से आ रही है? खैर, ये पहले दिन इस चीज को थोड़ा सा दरकिनार करते हैं कि जानवर होगा, बिल्ली बुल्ली कोई होगी और उसकी वजह से अंदर होंगे कई बार। अब ये रूटीन में सैर करने जाते थे और उसी मकान की तरफ जाते थे और इनको वही आवाज बार बार सुनाई देती थी। ये सोचते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि जानवर जब मैं ही जाऊंगा तभी खटखटाएगा, कोई बंदी तो नहीं बनाया, कोई मालिक के कोई 2 नंबर के काम तो नहीं कर रहे। जिस तरीके से ताले को बंद किया हुआ है उस तरीके से तो मुझे लग रहा है कि गड़बड़ तो है। अब ये ना उस दिन मकान के बिल्कुल पास जाते हैं और दरवाजे के कान ला के सुनते हैं, दरवाजे से खटखटाने की आवाज तो आ रही थी। अब ये सोचते हैं कि मेन दरवाजे पर नहीं आ रही, यानी कि जैसे अगर मेन दरवाजे जाते तो वाइब्रेशन थोड़ी बहुत होती, अंदर कोई दरवाजा होगा जहां पर दरवाजे को खटखटाने की आवाज आ रही है। तो ये आवाज लगाते हैं कि कोई है यहाँ पे, आपको मेरी आवाज सुन रही है तो आप कुछ बोलिए। लेकिन आवाज कोई नहीं आई, सिर्फ दरवाजे के खटखटाने के अलावा। इनको लगता है कि शायद मेरा वहम तो नहीं, लेकिन इतना भी ज्यादा कैसे, अगर जानवर कोई होगा तो भागेगा, जैसे उसको आवाज सुनाई देगी तो वो भागेगा। अब ये पशुपेश में पड़ जाते हैं। ये सोचते हैं कि भाई मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना कोई 2 नंबर का काम है, तो मैं क्या करूं। अब ये उस घर के आसपास घूमने लग पड़ते हैं और अचानक इनका ध्यान जाता है कि दूसरी मंजिल पर एक खिड़की खुली हुई है। अब इनका जो सारा सोच थी वो डाइवर्ट हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस घर को, इस जगह को खाली देखकर किसी चोरों ने, गिरोह ने इसको ठिकाना बना दिया और किसी को बंदी बनाया। ये सोचते हैं और ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। अब ये जल्दी से अपने घर जाते हैं। वहां पर इनको पता था कि सीढ़ी पड़ी हुई है। सीढ़ी उठाते हैं, उसके टॉर्च पकड़ते हैं, वहां पर लगाते हैं जो 2 मंजिलों तक पहुंच जाती थी। जल्दी से फांदते हुए अंदर जाते हैं और अंदर देखते हैं कि कुछ भी नहीं है। हाँ, आवाज अभी भी आ रही है नीचे की तरफ से, यानी ग्राउंड फ्लोर में कोई ना कोई है। अब ये देखते हैं, नीचे जाते हैं, जिस दरवाजे से आवाज आ रही थी उस दरवाजे के पास जाते हैं और दरवाजे के खटखटाने की आवाज फिर आ रही थी। ये आवाज लगाते हैं कि कोई है तो बोलिए। ये आसपास देखते हैं डरते हुए कि भाई अगर कोई गिरोह आ गया तो मैं तो गया। खैर, ये हिम्मत करके उस कुंडी को खोलते हैं। जैसे ही उस कुंडी को खोलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं था। अब ये सच में बहुत डर रहे थे, क्योंकि अगर कोई है ही नहीं तो फिर दरवाजा कौन खटखटा रहा था। अब ये जल्दी से उल्टे पांव भागते हैं, उस मंजिल को जो दोबारा जाते हैं, उस खिड़की से सीढ़ियों की तरफ जाते हैं, नीचे उतरते हुए घर आ जाते हैं। लेकिन जो आवाज इनको काफी दिनों से परेशान कर रही थी, वो आवाज अब इनको अपने घर में सुनाई देने लग पड़ी थी। ये रात को सो रहे थे, एक ही साथ जितने भी इनके दरवाजे थे घर के, सब में इसके पास ठक 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 करने की आवाज आने लग पड़ी। अब ये इतना डर चुके थे, ये जैसे तैसे करके रात बिताते हैं, निकालते हैं और उनको लगता है कि मेरा वहम होगा। लेकिन अब जब भी ये सोते, किसी की कोई आवाज नहीं आनी, कोई डरावनी आवाज, कुछ नहीं, सिर्फ दरवाजा खटखटाने की आवाज आती थी। अब बहुत परेशान रहने लग पड़े और कुछ दिन तो ठीक जैसे गुजरे थे, लेकिन अब फिर से वही हाल होना शुरू हो गया कि भाई, ये सुपरवाइजर कहते हैं कि भाई अब तो तुझे घर भी फ्री में मिल गया, तेरा उल्टा पैसा बच रहा है, बिजली बुजली का कोई खर्चा नहीं, वो भी मालिक ही देते हैं, तो तुझे अब किस चीज की परेशानी, तो फिर लेट आ रहा है, फिर ऐसे कर रहा है। कुछ दिन तो ये अवॉइड करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इनको मजबूरी में बताना पड़ता है कि ये सब कुछ हुआ था। अब इनको सुपरवाइजर से बहुत गाली पड़ती है कि जब तुझे कहा था कि ऐसा ऐसा है तो तू क्यों गया। लेकिन अब सुपरवाइजर भी थोड़ा सा डर चुका था कि भाई कुछ कांड ना हो जाए, उसको अपने मालिक को तो बताना पड़ना था। फिर अब वो मालिक को कहते हैं कि आपसे मिलना है, तो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, तो इसको साथ में लेके चले जाते हैं विपिन को। वहां पे जाके फिर ये सारी बात बताते हैं। अब विपिन को देख के इसका मालिक तो अपने माथे पर हाथ मारते हैं। अरे विपिन, समझता हूं कि तेरी सोच ठीक थी कि कोई हो सकता है, कोई गिरोह जो समझ में भी आ सकता है, लेकिन
मुझसे बात तो कर लेता, अरे अपने सुपरवाइजर को फोन करके पूछ लेता, तुझे नहीं पता उस कमरे में उस घर में है क्या। कह सकता है कि वो घर भूतिया घर है, इसीलिए तो वो ताला, इतना बड़ा ताला तुझे नजर आ रहा था ना, इसलिए लगा था। तो ये कहते हैं कि मालिक वो खिड़की खुली थी। वो मालिक कहते हैं कि हाँ ये तो गलती है, पता नहीं खिड़की खुली रहेगी क्या है, अब मैं तुझे क्या कहूँ। तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। वहां पर एक ऐसी प्रेतनी का साया है जो इंसान को पागल कर देती है। जैसे तुझे आवाज आ रही है, बस ऐसे ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और उसके बाद इंसान धीरे धीरे पागल होता जाता है। अब ये डर चुके थे कि भाई मैं तो वो इतनी मुश्किल से मुझे घर फ्री में मिला था, अब तो मैं तो गया, मैं तो वहां पर रह भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी जितना बन पाया मालिक से उन्होंने किसी पंडित जी को बुलाया, क्या कि भाई जो भी है करो, उसकी जान को छुटकारा दिलाओ। तो पंडित जी ने भी कहा था भाई इस दायरे से तो उसको निकलना पड़ेगा, यहाँ से इस यहाँ पर अब रह नहीं सकता, अब इसको कहीं और रहना पड़ेगा। कुछ अनुष्ठान किए, मौली वगैरह बांधी, धीरे धीरे वो दूसरी जगह पर आवाजें आनी बंद हुई। लेकिन अब विपिन फिर एक किराए के मकान पे रह रहा है, किराया ज्यादा दे रहा है और फ्री का जो उसको मिला था तो उसको हजम नहीं हुआ। वो एरिया फिर से सुनसान, फिर से अबैंडन हो चुका है, जहां पर शायद अगर विपिन अपने मालिक की बात मान लेता, उसने क्या कहा था कि देखना तक नहीं है, वहां पर जाना तो दूर की बात, तो वहां पर चहल पहल होती, एक सोसाइटी बस जाती। खैर मैंने जैसे कहा ना कि कई बार ऐसी क्यूरियोसिटी, बात ना मानने की आदत कहां तक चली जाती है। अगर विपिन ये बात समय सर ना कहता अपने मालिक को, अगर वो इस तरीके से ना करता, तो वो फायदे में रहता, कायदे में रहता तो फायदे में रहता, कायदा तोड़ा तो फायदा भी गया। खैर अपनी अपनी किस्मत, कई बार जो किस्मत में होता भी है, इंसान अपनी बेवकूफ़ी से उसको ऐसे ही बर्बाद कर लेता है। कमेंट्स का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। तो कुछ कमेंट्स हैं, एक अपने भाई नाराज़ हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं उनका कमेंट जो है वो एड्रेस करूंगा, क्योंकि उन्होंने नाराज़गी में एक ऐसी बात कर दी है जो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले उनको, उनकी नाराज़गी को दूर करते हैं। तो ये हैं अपने भाई, ये हैं साहिल सोनी जी। ये कह रहे हैं कि अब भाई कमेंट नहीं करूंगा, मेरे को रिप्लाई नहीं देते भाई, ऐसा नहीं है भाई। मैंने कल के भी कहा था शो में कि भाई बिजी बहुत हूँ और उसकी वजह से ना मैं चाहता नहीं कि मैं रिप्लाई मतलब बेमने होके करूँ। तो बट मैंने आपको कमेंट्स देखे थे, आपके 5 कमेंट्स आए हैं और मेरी भी गलती है कि भाई मैंने एक कमेंट पे भी रिप्लाई नहीं किया। सो सॉरी फॉर दैट, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, आपके कमेंट्स पर रिप्लाई करूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने लास्ट में कहा था कि एक भाई ने कहा है कि स्टोरी आप पॉडकास्ट अच्छा करते हो, तो स्टोरी आपकी इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं सुनाते, तो आप स्टोरी सुनानी छोड़ दो, सिर्फ पॉडकास्ट किया करो। तो उसका जवाब, इतने जवाब मिले कि भाई आपकी स्टोरी, आप स्टोरी सुनाओ, क्यों नहीं स्टोरी सुनाते, इतनी अच्छी स्टोरी सुनाते हो। और उसके ही एक, अब देखो ना इंसान जाए तो जाए कहाँ। अब उसके उल्टे एक वो आ गया अपना उल्टा, मतलब उसके रेसिप्रोकल मैसेज आएगा कि भाई आप स्टोरी बड़ी अच्छी सुनाते हो लेकिन पॉडकास्ट अच्छा नहीं करते क्योंकि आप गुड लिसनर नहीं हो। तो गुड पॉडकास्ट करिए, गुड लिसनर होना जरूरी है। वो मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन क्या होता है कि गुड लिसनर तब तक गुड लिसनर होता है जब तक वो बात सुन रहा है और उसको बाद में कुछ ऐसी चीज़ ना लगे जिसमें वो जो बात कर रहा है वो लट से कि समझ ना आए, ना आपको समझ आए ना मेरे को। मतलब इंसान अगर हवा में बात कर रहा है तो मैं तो उसको टोकूंगा ही, समझ रहे हो ना आप। तो अगर मैं उसको नहीं टोकूंगा तो मैं कहानी सुन के चले जाऊंगा तो वो तो रोबोटिक हो जाएगा भाई। वो तो हमारी जॉब जो है फिर वो कल को एआई ले लेगा। हो सकता है कल को एआई पॉडकास्ट आ जाएगा, बंदा बोल के चला जाएगा, दूसरा करके चला जाएगा। तो ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम इंटरप्ट करना ही है जहां पर हमें लगेगा। ज्यादा कम हो वो बात की बात होती है। तो अब एक वर्जन है कि भाई आप स्टोरी अच्छी सुनाते हो, पॉडकास्ट मत किया करो। दूसरा वर्जन है पॉडकास्ट अच्छा करते हो, स्टोरी मत सुनाया करो। तो मैं इन दोनों को बैलेंस लेके चलूंगा, यानी कि मैं स्टोरी भी सुनाया करूंगा और पॉडकास्ट भी किया करूंगा, दोनों काम साथ के साथ चलेंगे। एक है
हाँ, सोनू कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि हेलो भैया, मैं बहुत दिन से आपके वीडियो देखते हूँ, मुझे आपका वॉइस बहुत अच्छा लगता है। माय नेम इज़ ज्योति राजपूत, मुजफ्फरनगर से, प्लीज़ मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो ज्योति जी, आपका नाम भी ले लिया, धन्यवाद बहुत बहुत। बाकी सब लोगों ने बहुत मैसेजेस किए हैं, कमेंट्स किए हैं, तो मैं अगर पढ़ने लगूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन फिर भी छोटे छोटे जो हैं वो मैं कर देता हूँ। भुवनेश सोनी कह रहे हैं लास्ट वाले किस्से में किस किस्से से ज़्यादा आपकी अंत में कही गई बातें पसंद आई। यही तो मेरा मकसद है कि भाई शायद बातों से कुछ असर हो जाए। तो बहुत बढ़िया भाई, आपका कमेंट मुझे बहुत पसंद आया। किस्से अच्छे बुरे होते हैं, बातें बुरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो असर डालती हैं समाज पर, अच्छी बुरी बातें दोनों तरीके की। तो ये दिलबाग सिंह जी कह रहे हैं कि आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी होती है, थैंक यू। प्रज्ञा श्री कह रही हैं योर स्टोरी इज़ टू गुड। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका जवाब दिया कि नहीं भैया, आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी होती है। सोनू कुमार जी का हो गया। हाँ, बैड मस्ती बॉय भाई, ये मुझे बहुत हाइप करते हैं, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुझे नाम भूल गया, शायद वो कमेंट नहीं कर रहे, वो मेरे कम्युनिटी में जो है उस पर जाके वो हमेशा मुझे जो वीकली हाइप का आता है ना, वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं। प्लीज़ आप इस बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उनको मेंशन करूँगा। मुझे नाम ऐसे याद नहीं आ रहा, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हाइप करते हैं और बताते हैं कि हाइप करें। और अनुराग सिंह जी कह रहे हैं नाइस वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। और ये मनदीप सैनी जी कह रहे हैं लो भाई, हमने तो आपको 1400 हाइप के पॉइंट दे दिए, डोनेट कर दिए हैं। मनदीप सिंह फ्रॉम मुकेरिया, भाई पास के ही हो, कभी मिल लेना टाइम लगे तो। और हाँ, इन्होंने डार्क राज वाला तो मैंने कह दिया कि आप गुड लिसनर नहीं हो, कोई बात नहीं भाई, सुधार ही जीवन का मूल मकसद होता है, तो सुधार करूँगा और कोशिश करूँगा उसको सुधारने की। और गौरव शर्मा जी कह रहे हैं भाई जी, आपकी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, आप ऐसा ही तरह से कहानियाँ सुनाया करिए हमेशा, हर किस्से के हर इंसान को समझ में नहीं आता। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपका काम का तरीका ही ऐसे तरीके से करना चाहिए। थैंक यू भाई। डिप्रेशन देवबंद कह रहे हैं हिला दिया भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार। तो कौर रीति जी कहती हैं इतनी अच्छी स्टोरी होती है, प्लीज़ बंद मत करना। नहीं, मैं नहीं बंद करने वाला कौर जी, मैं तो सिर्फ एक ओपिनियन होता है, ओपिनियन में पता लग जाता है, तो मुझे मिल चुका है उस चीज़ का आंसर। VBTKTR कह रहे हैं योर स्टोरी टेलिंग मेथड इज़ परफेक्ट, यू मेंटेन सस्पेंस बट नॉट नेसेसरली लॉन्ग। हाँ, शायद आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। अच्छा, साहिल जी का तो बता दिया है। श्री राधे जी, आपको मैंने कर दिया था रिप्लाई। और मानसून टून्स कह रहे हैं डे बाय डे NBS OP, थैंक यू सो मच। इसके अलावा और भी हैं, जैसे हाँ, ज्योति दी कह रही थी, ज्योति दी, इन्होंने कहा था कि भाई तुम स्टोरी टेलर बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे पॉडकास्ट उतने अच्छे नहीं होते क्योंकि तुम गुड लिसनर नहीं हो। हाँ, आपने कहा था, तो सुधार करने की कोशिश होगी मेरी। MKD भी कहते हैं लव यू ब्रो, थैंक यू सो मच। और मोंटी जट जी कहते हैं पंजाबी आ गए हो। मोंटी जट जी, पंजाबी का भी शुरू कर रहा हूँ स्टोरी का, तो आपकी सपोर्ट के बिना ये होगा नहीं, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो फिर पंजाबी का वहाँ पर भी सपोर्ट करना आपने। हाँ, संदीप सोलंकी जी, आपने बहुत मैसेज किए हैं और भी आ रहे हैं कि थोड़ी जल्दी डाल दिया करो स्टोरी। सर, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस टाइम पे ना मुझे अच्छी रीच मिल रही है, थोड़ा सा मुझे स्टेबल होने दो। जब स्टेबल हो जाऊंगा फिर थोड़ा सा टाइम 15-20 मिनट का मैं कर लूँगा। आप सबसे हाथ जोड़ के बेनती है कि इस चीज़ में मेरा साथ दीजिए। अभी लेट मुझे डालने का फ़ायदा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप भाई की हेल्प ही कर रहे हो लेट सुनकर। सो आज और भी बड़े कमेंट है, मैं एक बार उनको, जिनका कमेंट आपको लगता है कि मेंशन करना चाहिए था, मैंने मेंशन नहीं किया, आप जरूर कमेंट कर दीजिए आज से, यानी कि इस बार से मैं कमेंट्स को भी करना शुरू कर दूंगा, मेंशन करना शुरू कर दूंगा। सो आई होप आपको आज का किस्सा भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।